नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में मेला कंट्रोल टावर में जिला योजना बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की शुरुआत विधायकों के हंगामे के साथ हुई और बैठक में विधायकों ने अपने प्रस्तावों को शामिल न किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे के बाद बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को शामिल करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 62 करोड़ 48 लाख का बजट पारित किया गया, जिसमें 50% पुराने कामों के लिए जबकि 50% बजट में कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में नालों की सफाई को लेकर नए डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, क्योंकि नाले उत्तर प्रदेश के पास थे और उत्तराखंड बनने के बाद वह नाले उत्तराखंड के पास आ गए हैं और अब उनकी सफाई नहीं हो पाती है, जिसके लिए नए ड्रेनेज डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62 करोड़ 34 लाख 48 हजार जो हमने यहां पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49 करोड़ 42 लाख था, तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है और इसमें जो है 50% जो है पुराने कामों में खर्च होगा और 50% नए कामों में खर्च होगा। और इसके साथ साथ निश्चित रूप में क्योंकि ये आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके हम लोग यहाँ केंद्र की टीम भी आ रही है, तो आपदा के क्षेत्र के अंदर जो भी सहायता होगी वो इस क्षेत्र की हम लोग करवाएंगे। ये जिला योजना की बैठक हुई है और 1 साल बाद हुई है, ऑलमोस्ट 1 साल बाद हुई है। तो पहले तो यही था कि 1 साल बाद क्यों हुई है। दूसरा, अगर विधायक कोई अपनी बात रख रहे हैं, कोई पीड़ा रख रहे हैं कि उनका प्रस्ताव नहीं आया, तो हम अपने माननीय मंत्री अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें जिला पंचायत सदस्य बीच में करें, टोका टाकी करें विधायकों से। विधायक देखिए माननीय विधायक है, मुख्य सचिव का एक प्रोटोकॉल होता है उनका। अब उनसे कोई मिसबिहेव करे, कोई वार्तालाप करे, बहसबाजी करे, वो अच्छा नहीं है। और ये चीज़ें माननीय मंत्री जी को भी देखनी चाहिए, अधिकारियों को भी देखनी चाहिए कि एक फ्लो में मीटिंग चलनी चाहिए, एक शुरुआत से एक स्टार्ट पॉइंट ले लेना चाहिए और सबकी बात सुननी चाहिए। तो उसी उसमें हमने थोड़ा सा उनको बोला कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, विधायकों से बहस करना क्या, हम भी समाज सेवक हैं, आप भी समाज सेवक हैं, हमारा भी उद्देश्य यही है कि लोगों के काम होने चाहिए। और जिस तरीके से पिछले साल भी मीटिंग में वही बातें थी और आज भी वही हैंडपंप की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा उद्देश्य मीटिंग का है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और ये इस जिले के साथ छलावा हो रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए निरंजनी अखाड़े द्वारा संचालित एसएम जैन पीजी कॉलेज ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। एसएम जैन पीजी कॉलेज द्वारा निरंजनी सुपर 33 के नाम से छात्रों का एक वर्ष पूर्व ग्रुप बनाया था और जिनको नीट की परीक्षा की तैयारी कराई गई और इसके लिए इन छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। एसएम जैन पीजी कॉलेज की 2 छात्रों ने नीट की परीक्षा पास कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। आज दोनों छात्राओं को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी द्वारा सम्मानित किया गया। नई एक प्लानिंग की थी हमारे अखाड़े में निरंजनी 33, जिसमें 33 बच्चों को हमने लिया है जो उसमें फर्स्ट आएंगे। जो बच्चे उसमें फर्स्ट आते हैं उनको विदाउट फीस हम जो है मतलब स्वीकार किया हमने, ताकि जो उनकी फीस होती हम ही लोग देते हैं। उन्हीं में से हमारी 2 बालिकाएं जो है फर्स्ट आई हुई है, वो आज हमारे पास आए थे यहाँ पे। इनमें एक दिव्या भगत है और एक हमारी ज्वालापुर में शाइना है जो फर्स्ट आई हुई है। तो मेरे से आशीर्वाद लेने आई थी, मेरी ओर से दोनों का बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। और मैं यही कहना चाहूंगा, ये बच्चे आगे और जितने भी बच्चे हमारे निरंजनी 33 में जितने बच्चे हैं सभी फर्स्ट टाइम, सभी IAS IPS तैयारी करें, इसलिए हमारा जो है निरंजनी 33 हमने बनाया। एसएम जैन पीजी कॉलेज परिवार के 2 छात्राओं को जो है सम्मानित किया गया है
जिसमें एक भव्या भगत जिसने इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और दूसरी बच्ची जो है वो शाहीन है जिसने कि सोशियोलॉजी में जो है यूजीसी नेट की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। हमारे एसएमजीएन कॉलेज में विगत वर्ष से एक निरंजनी सुपर 33 के नाम से जो है एक स्पेशल ग्रुप जो है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाया गया था, जिसमें कुल 33 बच्चे जो है हमने सिलेक्ट किए थे, और उन में जब हमने उनको तैयारी कराई प्रतियोगी परीक्षाओं की तो उसका लाभ जो है वो देखने को मिला है। जनपद चमोली के अति दुरुस्त राजकीय इंटर कॉलेज गढ़वाल में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 143 शिकायतें दर्ज की गई है, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। सबसे अधिक शिकायतें पीएमजीएसवाई एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित रही। शिविर में और जिला स्वास्थ्य पंचायत सदस्य भागीरथी रावत ने के द्वारा आपको बता दें कि मिंग गधीर और खनौली कुड़चड़ा मोटर मार्ग समेत क्षेत्र के विभिन्न मोटर मार्गों पर अभी तक संबंधित निर्णयदायी विभागों के द्वारा किस्तकारों को मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी व्यक्त की गई है, और साथ ही सभी मोटर मार्गों पर सही गुणवत्ता के कार्य नहीं किए गए जाने पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। संबंधित शिकायतें आई हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी तहसील स्तरीय टीम करती है और उनको निर्देशित किया गया है। कुछ जो शिकायतें तात्कालिक हैं उनको कहा गया है कि आज ही इसको देख लिया जाए, जिससे कि लोगों को निजात मिल सके। विद्यालयों से जहाँ पे शिक्षकों की कमी है और स्टाफ की कमी है, उसके संबंध में शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कहाँ से एडजस्ट हो सकता है, और या गेस्ट टीचर की कई संभावना है तो उसको देखा जा रहा है, और बहुत निकट भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि जो स्टाफ है उसको हम सैचुरेट कर सकें। मुख्य विकास अधिकारी का जो इतने विषम परिस्थितियों में हमारे दूरस्थ क्षेत्र गढ़पुर में चल के आए हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये जनता दरबार लगने से बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। जो गरीब लोग जो अपने काम नहीं कर पाते हैं, किसी कारण बस वोकेशन उनका काम यहाँ पे आसानी से हो जाता है। मैंने भी काफ़ी यहाँ पे दिए हैं, जिसपे सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है खाका खेत का दूधगढ़ी का। ये खाका खेत कंकुर गढ़ी प्रत्येक साल यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। बीते रविवार प्रदेश में हुई भारी बारिश और बादल फटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गोचकर के आपको बता दें कि कमीरा के पास अवरुद्ध चल रहा था, और जिसे यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें खबर चमोली से है, जहां यातायात बहाल हो चुका है। आपको बता दें कि वाहनों के लिए खोला गया है हाईवे, जो कि आपको बता दें कि तेज बारिश की वजह से अवरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन अब बहाल कर दिया गया है रास्ते को। ग्लोबल टाइगर डे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आयोजित होगा, और इसमें देश के टाइगर रिजर्वों से अधिकारी और बाघों के संरक्षण में जुटे लोग शामिल होंगे। ये लोग बाघों के संरक्षण और संवर्धन पर बात करने के साथ ही मानव वन्य जीव घटनाओं और बाघों के कॉरिडोर्स आदि पर भी बात करेंगे। गौरतलब है कि देश में बाघों के संरक्षण के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पहली बार 1 अप्रैल साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जो आज भी काम कर रहा है।
को ग्लोबल टाइगर डे का सेलिब्रेशन रामनगर में होगा। इसमें इसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। CRVR इसका मेन वेन्यू होगा जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जो गणमान्य व्यक्ति इसमें आने वाले हैं पूरे भारतवर्ष से, उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। इसमें जो हमारी रिपोर्ट्स हैं टाइगर मॉनिटरिंग की, वो भी रिलीज़ की जाएंगी और इसके अलावा सभी फील्ड डायरेक्टर्स डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स के इसमें प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें, खबर रामनगर से है, जहां 29 जुलाई को मेगा टाइगर डे मनाया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में होगा ये आयोजित। साथ ही आपको बता दें कि तैयारियों में जुटे हैं अधिकारी। देहरादून में कंजंक्टिविटिस और दूसरे आंख से जुड़े इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और कई डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जिस तरीके से आंख से जुड़े इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके प्रसार को रोकने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखने की जरूरत है। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा है कि यह बीमारी शहर में रह रहे युवाओं की बड़ी आबादी को अपने गिरफ्त में कर रही है। और वहीं शिखा जंगपांगी सीएम, आपको बता दें कि CMS कोरोनेशन हॉस्पिटल का कहना है कि कोरोनेशन हॉस्पिटल के OPD में कंजंक्टिविटिस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और कंजंक्टिविटिस से पीड़ितों का लगातार इलाज किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यह ऐसे इन्फेक्शन है जिनका वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो यह किसी भी इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके जो लक्षण हैं वो 6 या 7 दिन तक रहते हैं और कभी कभी इसकी संख्या बढ़कर 14 दिन भी हो सकती है। अगर कोई भी इससे पीड़ित है तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से जाकर अपना इलाज कराएं। आजकल हमारी IOPD में वायरल कंजंक्टिवाइटिस के केसेस में बढ़ोतरी पाई जा रही है और आई सर्जन के मुताबिक करीब 50% OPD वायरल कंजंक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं। तो हमारे आई स्पेशलिस्ट उनको प्रॉपर कंसल्टेशन दे रहे हैं और सलाह हम ये देना चाहेंगे कि जो भी इससे पीड़ित हैं या कुछ इनको सिम्टम्स लगते हैं, आंखों में लालीपन, सूजन या खुजली, जो भी सिम्टम्स आते हैं, आई स्पेशलिस्ट को संपर्क करें। जहां एक और मॉनसून ने अपना कहर बरपा रखा है, वहीं आम जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बरसात में नदी नाले उफान पर है और वहीं दूसरी ओर अब धीरे धीरे डेंगू भी अपने पैर पसारना शुरू कर रहा है। इसको लेकर भले ही स्वास्थ्य विभाग सजग दिखाई दे रहा है, परंतु आलम यह है कि आज जिस प्रकार सब जगह जलभराव है, उससे निपटना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कोरोनेशनल अस्पताल के CMS शिखा जंगपानी ने बताया कि उनके यहां 30 बेड डेंगू के लिए आरक्षित रखे गए हैं और इमरजेंसी के लिए और बेड की अब व्यवस्था की गई है और साथ ही तमाम दवाइयां उपलब्ध है और डॉक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वह लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि आज उनके यहाँ केवल 7 डेंगू के मरीज एडमिट हुए हैं और कुछ मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। डेंगू वार्ड जो स्थापित हैं उसमें मरीज आ रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज भी हो रहा है और वो स्वस्थ लाभ लेके भी जा रहे हैं। आज की सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ करीब 7 पेशेंट एडमिटेड हैं। आज 12 बजे की हम लोग जो सेंसस लेते हैं मोस्टली, तो हर 12 बजे के हम ले लेते हैं, तो उसमें आज की सेंसस पे करीब 7 पेशेंट है और बाकी अब तक करीब बाकी मरीज रिकवर होके गए। खबर देहरादून से है, जहां राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम लगातार हाउस टैक्स वसूलने का कार्य कर रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे बकायेदार हैं जो अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं और उन पर भी अब नगर निगम सख्ती करने जा रहा है। और नगर निगम के मेयर
सुनील उन्याल गामा ने बताया है कि हमने हाउस टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक टारगेट रखा है जो कि 75 करोड़ है और पिछली बार हमने 52 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल किया था और इस बार 75 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक 23 करोड़ रुपए हमने टैक्स के रूप में वसूले हैं। पूरे शहर में 60 से 70% लोग टैक्स देते हैं। उन्होंने ये भी कहा जो बकायेदार है, चाहे वह बड़े बकायेदार हो या फिर छोटे, सबके लिए नियम एक है और जल्द ऐसे बकायेदारों को भी नोटिस भेजकर टैक्स वसूलने का काम किया जाएगा। देखिए, इस बारी जो हमारा हाउस टैक्स है, इस बारी हमने लक्ष्य रखा है 75 करोड़ रुपए। पिछली बार हमने 52 करोड़ रुपए जो है, 50 करोड़ लक्ष्य था, 52 करोड़ हमारा टैक्स के रूप में आया था। इस बारी हमारा 75 करोड़ का लक्ष्य है और अभी तक जो है, जो हमारा अप्रैल माह में हमारा 12 करोड़ का टैक्स हमने इसमें जमा किया था, क्योंकि अप्रैल में जो है उसमें 25% की छूट होती है, 20% प्लस 5%। खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर के मुकुंदपुर में किसान की भूमि पर जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन की टंकी लगाए जाने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर जल निगम अधिकारियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह गोरैया ने बताया है कि एक किसान की भूमि को सरकारी भूमि दिखाकर उस पर जल निगम टंकी बनाने का प्रयास किया है, जिसका हमने विरोध किया है। बता दें कि किसान के पास सभी पेपर मौजूद थे, इसके बावजूद निगम इस पर टंकी बना रहा था और सारे किसान इसके खिलाफ हैं और मजदूर आपको बता दें कि वही मजबूर होकर आंदोलन करने को तैयार है। ये किसान जो है यहाँ 40, 42, 45 सालों से काबिज हैं, इनकी पीढ़ियाँ इस पे काबिज हैं और इसमें इनका मकान बना हुआ है, 4 दीवारी हो रखी है इस जगह पर और इसमें ढोर डंगर सारा अपना काम करते हैं, रहते भी हैं और ये जल निगम के द्वारा यहाँ आकर के इनको कहा जा रहा है कि इस जगह को छोड़िए, हम इस पर टंकी बनाएंगे। जबकि सरकार ने हमें साफ साफ पहले भी जब सरकार ने ये जो किया था कि बंजर की या भूमि दूसरी निकालेंगे, तो सरकार ने हमें कहा था किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी की भूमि नहीं निकाली जाएगी। पीएम साहब इससे पहले थे ना जी, हमारी उनसे मुलाकात, उनके पास गए थे। हमने कहा अगर जब निगम आप जमीन खरीद के ले सकते हैं, जब आप कर वसूलोगे हमसे पैसा लोगे नहीं, आप जब दोगे हमें पैसा लोगे, आप जमीन को खरीदो, पैसा दो, हमें पैसा दोगे, जमीन को पैसे खरीदो और जहाँ टंकी ज्यादा बना लो। हम ऐसे नहीं रहेंगे, जमीन हमारा कब्जा, जमीन में कब्जा हमने भर रखा है, मौके पे हमारा कब्जा है, हमारी दीवार है, हमारी मकान है। सरकार कह रही है कि हम किसी किसान से कोई जमीन उस पर नहीं छीनेंगे, हमने कानून गारंटी नहीं देनी, डंडा ते झंडा चलना जी बस। 1905 शिकायत पोर्टल के संदर्भ में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर बैठक में इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और साथ ही आगामी बैठक के भी तैयारियों की बात कही जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और इसमें L1, L2, L3 और L4 की कैटेगरी बनाई गई है और मुख्यमंत्री ने कहा कि 1905 सरकार की एक बहुत बड़ी कोशिश है जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और उन्हें घर बैठे तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा मिल सके। हर बार हम लोग इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगली बैठक में हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से हम बात करने वाले हैं। हमारे L1 और L2 जो प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है, उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं, उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं, उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं के 100 टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा निदेशक बंसीधर तिवारी भी मौजूद रहे और सीएम धामी ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार ने उत्तराखंड के 100 टॉपर को सम्मानित किया है और बीती रात सभी के साथ डिनर भी किया है। स्कूल और इंटर के पूरे प्रदेश के 100 टॉपर बच्चे थे और इन सभी मेधावी बच्चों का कल भी हम लोगों ने सम्मान किया था। आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मान से इनके अंदर और ज़्यादा ऊर्जा आएगी और उत्साह आएगा और निकट भविष्य में ये जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे उन क्षेत्रों में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से सम्मान इनके प्रोत्साहन को बढ़ाने का काम करेगा। देखिए, आज पूरे प्रदेश में जिन भी छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो है अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर आए हैं, आज अमर उजाला के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। कल रात को मुख्यमंत्री जी के हमने सभी मेधावी बच्चों को जो है बुलाया था, उनको रात्रि भोजन पे वहाँ पे काफ़ी बातें हुई। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने छात्रों में बांटे लैपटॉप और 100 टॉपर्स को सम्मानित किया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने टॉपर्स के साथ डिनर भी किया। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां 100 टॉपर्स को सम्मानित किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टॉपर्स के साथ डिनर भी किया है। साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी ने छात्रों को लैपटॉप भी बांटे हैं। प्रदेश में बेलगाम हो चुके ब्यूरोक्रेसी को लेकर अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ही सवाल उठा रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने अपने जारी एक बयान में कहा है कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मुन्ना लाल मिश्रा ने आगे कहा कि मोदी, योगी या फिर धामी को बेलगाम ब्यूरोक्रेसी को सुधारना होगा। साथ ही मुन्ना लाल मिश्रा का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब कोट द्वार में करोड़ों की लागत वाला मालन पुल खनन माफियाओं के कारण ध्वस्त हो गया है और अधिकारी इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सरकार चाहे जिसकी हो, किसी भी सरकार का प्रशासनिक अधिकारी किसी भी सरकार में ये सारे अपनी मनमर्जी काम करते हैं और मनमर्जी वो तो ये सोचते कि मैं तो चयनित होके आ रखा हूँ, नेताओं ने हमारा करना क्या है। लेकिन एक चयनित अधिकारी और कर्मचारी उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।